के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर खाप प्रतिनिधियों के साथ किसान संगठन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, व्यापार संगठन समेत कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं लघु सचिवालय पहुंचने पर जिला बार एसोसिएशन की तरफ से भी समर्थन दिया गया। पूरा तहसील जिला पे तहसील लेवल पर जिला हेडक्वार्टर पे पूरा भारत के अंदर एक ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से। वो ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें 4-5 हमारी किसान आंदोलन से संबंधित मुख्य मांगे हैं जो सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है। जिस टाइम सरकार ने गृह सचिव साहब की तरफ से चिट्ठी आई थी, लिखित में दिया था कि आपकी सभी मांगे तो माना जाएगा, जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार ने हमारे साथ विश्वास। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। वहीं नूह लघु सचिवालय में किसानों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया और नारेबाजी की। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों ने इस मौके पर बताया है कि सरकार ने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है क्योंकि 3 कृषि कानून की वापसी के बाद सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी को लेकर कमेटी गठित की जाएगी और सरकार एमएसपी को लेकर सकारात्मक कदम उठाएगी, लेकिन सरकार भी किसानों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है और इसीलिए उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और किसानों की सभी मांगों को तुरंत से तुरंत पूरा करने की मांग की है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको धार दी जाएगी। की बात हो या उसका जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी उसकी बर्खास्त की बात 75 जोड़ के आवाज। आंदोलन के जो विलंब करने के बाद खत्म नहीं हुआ था उसको लंबित किया था, स्थगित किया था। उसमें एक तय बात हुई थी कि 15 जनवरी को समीक्षा बैठक होगी। अगर कुछ जो मांगे सरकार ने अपनी तरफ से ड्राफ्ट में लिखी हैं, अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो 15 जनवरी को समीक्षा बैठक हुई थी सिंगू बॉर्डर पर और उस वक्त ये तय किया था कि 31 जनवरी को, और उसमें ये फैसला हुआ था कि सरकार ने एक मांग के अलावा, कृषि कानून रद्द होने के अलावा कोई भी मांग पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो सरकार के खिलाफ अविश्वासघात प्रस्ताव और प्रदर्शन आज 31 तारीख को तय हुआ था। गुरुग्राम में डीएलएफ फेस थाने के सामने अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। अभिभावकों का आरोप है कि जो डीएलएफ फेस 2 में एक नामी स्कूल ने अपनी ब्रांच शुरू की है, लेकिन उसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है और बिना मान्यता के ही उस स्कूल को चलाया जा रहा है। इसके विरोध में कई बार अभिभावक प्रदर्शन भी कर चुके हैं। जिला उपायुक्त से लेकर तमाम अधिकारियों को इसकी शिकायत भी दे चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत लेने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जो कि हमने एक कंप्लेंट लगाई थी उस पे सीएम विंडो के ऊपर स्कूल से संबंधित कि इसका ये क्या स्कूल एफिलिएटेड है या नहीं है। तो उसमें उसकी जांच के दौरान पता पाया कि वो स्कूल एफिलिएटेड भी नहीं है। फिर हमने उसके आधार पे दूसरे का आरटीआई लगाई। आरटीआई में भी वही आया सेम कि इसके कोई भी आधार नहीं है स्कूल का और ना इसके पास किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। फिर उन दोनों को आधार बनाते हुए हमने कंप्लेंट डीओ को, डीसी को, एफएफआरसी को, एडीसी को सबको दी गई। तब डीसी साहब ने कमेटी गठित करी गई। उस कमेटी में एडीसी को मेन टीम लीडर बनाया गया, डीओ को और बीओ को जांच के लिए उसमें तो साथ में जोड़ा गया। तो वो जांच हमारी 31 दिसंबर 2021 को पूरी हो चुकी है, तो जिसकी हमारे पास कॉपी है और उस कॉपी में एडीसी साहब ने क्लियरली लिख दिया है कि ये स्कूल धरातल पे नहीं है। इस स्कूल के पास किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। इसका मतलब ये स्कूल धोखाधड़ी से चल रहा है। रतिया में
श्रमण इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में चोरों ने घुसकर करीब 2 लाख रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। मामले की सूचना पाकर रतिया शहर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं दुकान मालिक ने बताया है कि रात को चोर उनकी दुकान के ऊपर लगे दरवाजे को तोड़कर दुकान के अंदर घुसे। इसके बाद चोरों ने दुकान में रखी करीब 2 लाख तारें और अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई। इस चोरी की वारदात को लेकर इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर में रोज चोरी होती है, कभी 2 कभी 4। पुलिस कोई कंट्रोल नहीं कर रही, बुरा हाल हो रहा है। सारे रतिया के लोग परेशान हैं। हर दिन चोरी हो रही है, कोई दिन खाली नहीं जा रहा जिस दिन चोरी ना होती हो। पिछले साल भी इनके घर में चोरी हुई थी। हमने चोर को डाउट भी दे दिया साहब ये आदमी चोर करते हैं। इन्होंने पकड़ भी लिए थे, पर मिली जुली करके इन्होंने आपस में छोड़ दिए। वो बंदे पुलिस वालों ने मिली जुली करके बंदे छोड़े थे। पिछले साल भी हमने बंदे पकड़वा दिए थे। ऊपर दुकान के ऊपर से जी तोड़ के दरवाजा जी वो आए हैं। फिर जी क्या करने की गए सामान? वो अपना 1.5-2 लाख रुपए की वायर उठा के ले गए और हाँ गले में 3-4 हज़ार रुपये थे वो ले गए। कितने बजे की घटना है? टाइम का तो नहीं पता जी। 7 बजे गया हूँ मैं दुकान से। और चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां सीआईए टीम ने शातिर स्नैचर को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने स्नैचर गैंग के 2 शातिर स्नैचर को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों स्नैचर दर्जनों वारदात को अंजाम दे चुके हैं और दोनों ही आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों से 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पंचकुला के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की जांबाज टीम की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में राजपथ में हुए प्रदर्शनों में पुरुष बाइक की टीम के रूप में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से काफ़ी सराहना की गई थी। उन्हें सम्मानित भी किया गया था। आपको बता दें कि जांबाज टीम के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में पहुंचने पर उनके लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महानिरीक्षक की ओर से जांबाज टीम को उनके भव्य प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी गई। होता है कृपया उसे कहीं मत दोहराएं। अब अगला प्रदर्शन हिमालय के प्रहरियों का। ये हिंदी दिन रात अपनी ड्यूटी पर सतर्क रहते हैं। आज गाड़ियों पर भी अपनी ड्यूटी पर सतर्क हैं। सिरसा के गांव जोगेवाला में पंजाब क्षेत्र से आने वाले सीमी नाले में बांध टूट जाने से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। इसके अलावा गांव में बने ढानियों में भी भारी जलभराव होने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। आपको बता दें किसानों ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि सैकड़ों एकड़ में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल में करीब 8 से 10 फीट तक पानी भर चुका है और इस कारण उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है। मुझे आज सुबह 4 बजे पता लगा है अभी हमारे गांव के जो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है जो सेम नाला है वो टूटा है। ठीक है, हमने जाके मौके देखा और रास्ते में पानी ही पानी भरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने तुरंत हमारे गांव के चौकीदार और सरपंच को कॉल किया। उनसे मतलब जो प्रशासन अधिकारी है उससे हमने उसका कनेक्ट नंबर संपर्क करने की कोशिश की, तो वो तो कोशिश की, वो कहते थे भी आ रहे हैं। ठीक है, सुबह हो गई, कल ओनली तहसीलदार साहब आए हैं। कल जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी 2-4 दिन बाद जैसे पूरा हो जाएगा, पानी सारा बंद हो जाएगा, उसके बाद इसका मूल्यांकन करके सरकार को भेज दिया जाएगा। डीसी साहब ने खुद मौका देख लिया। डीसी साहब अभी पूरे दोनों जगह गाँव में भी आए थे और जो स्पॉट जहाँ टूटा है वहाँ भी गए थे। 2 दिन बाद 3 दिन बाद गांव वालों के साथ मिलके जिसका नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को भेज दी। आज डबड़ी के गांव जोगेवाड़ा में व आसपास के गांव में पंजाब से जो सेमनाड़ आता है, गंदा जो शराब फैक्ट्रियों का व दूसरी फैक्ट्रियों का जो पानी आता है, ज़्यादा पानी छोड़ने की वजह से उतनी सेमनाड़ी की क्षमता नहीं थी
और यहाँ से वो नाला टूट गया, जिससे हमारे जोग्यवाड़ा गांव व आसपास के गांव की हजारों एकड़ तो किसानों की सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। सैकड़ों हमारी ढाणियां जिनके मकानों के दरारें आ गई, वो सारे सैकड़ों मकान बर्बाद हो गए। फरीदाबाद नगर निगम ने लोगों के रुकने के लिए रैन बसेरे तो बना दिए, लेकिन इन रैन बसेरों में ना शौचालय है और ना ही पानी की व्यवस्था है। अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। ओल्ड ओवर ब्रिज के नीचे बने नगर निगम के रैन बसेरे में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। फरीदाबाद के रैन बसेरे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये ओल्ड का है, फ्लाईओवर के नीचे। अच्छा, इसमें टॉयलेट है? टॉयलेट नहीं है सर। फिर टॉयलेट के लिए जो रात को यहाँ लोग सोते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो सर पीछे ये खुले में ही। खुले पे ही। तो जरूरतमंद जो लोग होते हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की जाती है। प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से सरकार भी इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करती है, लेकिन फरीदाबाद का ये रैन बसेरा जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार और कुलसचिव डॉक्टर नरेश कुमार ने विधिवत रूप से नव वर्ष के कैलेंडर और डायरी का विमोचन किया है। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कैलेंडर को जन सामान्य को समर्पित करते हुए कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय लगातार शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विकासात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी चिकित्सा के क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। एक प्रक्रिया है किसी भी संस्थान में पीजी कोर्स आयुर्वेद में आरंभ करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी करके उस संस्थान के द्वारा आग्रह किया जाता है, तो वो सारा उसको फॉर्म फिलअप करके परफॉर्मा तैयार करके हमने अप्लाई किया कि हमें 9 डिपार्टमेंट में और पीजी कोर्स आरंभ करने की अनुमति दी जाए। 5 डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पर चल रही है। उसके आधार पर लेटर ऑफ इंटेंट जारी होता है, वो हमारे को हो चुका है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष पारिशा शर्मा ने सेक्टर 4 की ओल्ड एज होम में जिला की पहली दत्तक ग्रहण एजेंसी का रिबन काटकर शुभारंभ किया। पारिशा शर्मा ने उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा है कि इस एजेंसी के शुरू होने के बाद अब गुरुग्राम जिला वासियों को किसी बच्चे को गोद लेने के लिए दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुग्राम या फिर किसी दूसरे स्थान का नागरिक थोड़े समय के बाद इस एजेंसी के जरिए अनाथ बच्चों को गोद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि लावारिस हालत में मिलने वाले बच्चों के परिजनों का पता ना चलने पर उनको गोद देने की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है, जिससे कि बच्चों का लालन पालन हो सके और निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिल सके। अंबाला में हुई बेमौसमी बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। आपको बता दें कि बेमौसमी बारिश के चलते किसानों की फसल खराब हो गई। फसल खराब होने पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सभी नीतियों में कहीं ना कहीं एक किसान विरोधी सोच झलकती रही है। जहां आते ही भूमि अधिग्रहण नियमों की तरफ इन्होंने हाथ डाला था और उसको एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद रोका गया, और उसके बाद चलते हुए हमने सब ने देखा कि पिछला 1 साल किस तरह 700 से अधिक हमारे किसान जो हैं शहीद हुए इस लड़ाई में। आजाद देश में अपनी सरकार से अपनी बात उसके आगे रखने के लिए, मनवाने के लिए उन्हें किस तरह की शहादत देनी पड़ी, बहुत दुख की और शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो एक क्रिकेटर की उंगली कट जाने पर ट्वीट करते हैं, उनसे ना उनके ट्विटर हैंडल से या किसी भी उनके प्रवक्ता के मुंह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।